श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज डेविल मेरा प्यार and this story is begin from chapter 16 to 20 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। शौर्य की नजरें दुआ के होठों पर थी जो बारिश में भीगने से हल्के गुलाबी हो गए थे और कांप रहे थे। बारिश की बूंदें जो उसके होठों पर ठहरी हुई थी वो उनसे अपनी प्यास बुझाना चाहता था। शौर्य ने आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने चाहे, एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। शौर्य ने पीछे मुड़ते हुए देखा, एक कार तेज रफ्तार से हॉर्न देते हुए आ रही थी। शौर्य ने वापस दुआ की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। दुआ वहां थी ही नहीं, वो तो शौर्य के ख्यालों में थी जिसे वो अस्यूम कर रहा था। शौर्य ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए अपने बालों को ऊपर किया और एक बार फिर दोनों बाहें फैलाकर ऊपर की ओर देखने लगा। उसने इतनी जोर से दुआ का नाम लिया कि बारिश की बूंदों को भी उसकी आवाज चिर गई। देर रात शौर्य घर पहुंचा। राज उसका काफी देर से वेट कर रहा था। उसके हाथ में कॉफी का मग था और कॉफी पीते हुए हॉल में ही टहल रहा था। शौर्य को भीगा देखकर राज ने शॉक्ड में कहा, तू भीग कैसे गया? तुझे तो बारिश में भीगना पसंद नहीं है ना? शौर्य ने राज की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सीधा अपने रूम में चला गया। दुआ टॉवल से बालों को सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आई। बारिश में नहाकर अब उसे अच्छा फील हो रहा था। टॉवल को एक तरफ रखते हुए दुआ बेड पर बेतरबी से लेट गई। एक हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल से दुआ ने अपना फोन उठाया और यूज करने लगी। कुछ देर फोन यूज कर दुआ ने अपना फेवरेट सॉफ्ट टॉय लिया और उसे हग करके सो गई। बेड पर एक तरफ दुआ के हल्के गिले बाल बिखरे हुए थे। सोती हुई दुआ के चेहरे पर सारे जहां की मासूमियत थी। शौर्य जब फ्रेश होकर अपने रूम में आया तो राज उसके आने का ही वेट कर रहा था। शौर्य काउच पर बैठ गया और अपने सामने रखे खाने को खाने लगा। राज उसके बगल बैठते हुए उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बढ़ाते हुए कहा, ले तेरा काम हो गया क्या? उसने इसे साइन करने से पहले इसे पढ़ा? शौर्य ने पूछा। नहीं, उसने कहा ज्वाइनिंग लेटर ही तो है। कहते हुए राज ने शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने चाहे पर शौर्य शांत था और बिना किसी बात की परवाह किए खाना खा रहा था। राज जब बेड की तरफ बढ़ा सोने के लिए तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, आज से तू अपने रूम में सोएगा, मेरे साथ नहीं। राज ने मुंह बनाते हुए कहा, पर क्यों? तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर क्यों तू मुझे रूम से निकालने पर तुला है? शौर्य ने बिना राज की तरफ देखे कहा, तू अपने रूम में जा रहा है या तुझे इस विला से ही निकाल दूं? राज शौर्य की बात से डर गया और जाते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, धमकी देने की जरूरत नहीं है। राज ने पिलो और चादर उठाए और चला गया। शौर्य बेड पर लेटा और अपनी दोनों हाथों को सिर के नीचे रखते हुए सोचने लगा। शौर्य के ख्यालों में अभी भी दुआ ही थी। वो कब उसके बारे में सोचते हुए सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगला दिन ऑफिस जाने की जल्दबाजी में अब तक दुआ ने 3-4 बर्तन तोड़ दिए थे। आरव ने दुआ को जल्दबाजी करते देखकर कहा, आपा आज के लिए काफी है, इतनी तोड़फोड़? कुछ तोड़फोड़ अपने ऑफिस में भी करूं? तुम्हें तो हम देख लेंगे, दुआ ने गुस्से से कहा। क्या आपा आप बोर नहीं होती हो क्या? बार बार कहती हो देख लेंगे, कितना देखोगी? ये शक्ल बदलने वाली नहीं है, वहीं रहेगी जितनी बार भी देखोगी। आरव की बातों पर दुआ उसे कोई अच्छा सा जवाब देना चाहती थी, पर देर होने की वजह से वो अपनी कंजी आंखों से ही उसे घूर कर चली गई। ऑफिस पहुंचकर दुआ लिफ्ट के पास खड़ी थी। दुआ ने देखा उससे कुछ दूरी पर ऑफिस का स्टाफ बात करते हुए लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था। दुआ ने देखा वो जहां खड़ी थी वहां कोई नहीं था उसके अलावा। दुआ ने नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो एक लड़की को रोकते हुए उससे कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उस लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये लिफ्ट शौर्य और राज सर ही यूज करते हैं? ये उनकी प्राइवेट लिफ्ट है, वहां जाओ जहां सब खड़े हैं, वो लिफ्ट है स्टाफ के लिए। दुआ ने वहीं देखा जहां वो लड़की इशारे कर रही थी। दुआ को अब समझ आ गया क्यों वो सभी उसे देखकर बातें कर रहे थे। दुआ गई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अच्छा है, हमें पता चल गया, अब एक और गलती नहीं कर सकते हम। दुआ ने कल शौर्य की कैबिन की हालत को याद करते हुए कहा। आरती ने जैसे ही दुआ को लिफ्ट के पास देखा उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसा और दुआ को घूरते हुए चली गई। एक लड़के की आंखें जो दुआ पर ही थी वो कंटिन्यूअसली दुआ को देखे जा रहा था। तभी एक दूसरे लड़के ने उस
लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खूबसूरत है ना। उस लड़के ने अपनी आंखें दुआ पर गड़ाए हुए ही उस लड़के की बातों का जवाब देते हुए कहा, बहुत। लिफ्ट आई और वो सभी एक एक कर लिफ्ट में आ गए। दुआ अपने बैग को दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थी। हल्के पीले रंग के सूट में दुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिफ्ट बड़ी थी तो उसमें करीब 12 से 15 लोग आराम से एडजस्ट हो गए थे। दुआ जिसे शौर्य के फ्लोर पर जाना था वो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, 25 फ्लोर। हर फ्लोर पर एक अलग डिपार्टमेंट था। अभी 15 फ्लोर ही आया था कि लिफ्ट अचानक से रुक गई और लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। सभी घबरा गए। दुआ ने अपने कपड़ों को मुट्ठी में भींच लिया और खुद को खुद में समेटते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसे छुआ। ये महसूस करते ही दुआ ने अपनी आंखें झट से खोली। अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं, पर कुछ सेकंड बाद ही लाइट आ गई। दुआ ने रोशनी में इधर उधर देखा पर सब अपनी जगह पर ही खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था अंधेरे में किसने उसे छुआ। दुआ ने किसी से कुछ नहीं कहा और जब तक लिफ्ट 25 फ्लोर तक पहुंची दुआ लिफ्ट में अकेली रह गई। ऐसा दुआ के साथ पहली बार हुआ था। वो अपने आप को और नहीं संभाल पाई और रोने लगी। उसके आंसू की बूंद लुढ़ककर उसके गालों पर रही थी। लिफ्ट से निकलकर दुआ सीधे अपने कैबिन में चली गई। बैग को एक तरफ रखते हुए दुआ सोफे पे बैठकर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर रोने लगी। दो आंखें दुआ को ही देख रही थी। उसने सब देखा था, दुआ का रोते हुए आना और फिर से रोना। दुआ को रोते हुए देखकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। वो अपनी चेयर से उठा और दुआ के पास आ कर खड़ा हो गया। दुआ गलती से शौर्य के कैबिन को अपना कैबिन समझकर आ गई थी। वो अब सिसकते हुए रो रही थी। तभी एक ठंडी पर शांत आवाज उसके कानों में गई। दुआ ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपने सामने खड़ी उस पर्सनैलिटी को देखा जिसे देखकर अच्छे लोगों के भी होश उड़ जाए। आप यहाँ, कहते हुए दुआ ने कैबिन को देखा। दुआ को एहसास हो गया वो अपने नहीं शौर्य के कैबिन में आ गई है। सॉरी, हम गलती से अपने कैबिन की जगह आपके कैबिन में आ गए। अपनी बात कहते हुए दुआ ने अपना बैग उठाया और उठकर जाने लगी। तभी उसे फील हुआ किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। दुआ ने मुड़कर देखा तो वो कोल्ड लुक देते हुए उसे ही देख रहा था। तुम रो क्यों रही हो? शौर्य ने शांत लहजे में पूछा। कुछ नहीं, कहते हुए दुआ ने शौर्य से अपना हाथ छुड़ाना चाहा पर शौर्य ऐसे ही खड़ा अपनी 2 रंग वाली आंखों से उसे देखे जा रहा था। हमारा हाथ छोड़िए, दुआ ने रोते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले बताओ तुम रो क्यों रही हो? शौर्य ने मुश्किल से खुद को शांत करते हुए कहा। प्लीज सर, हमें जाने दीजिए, कहते हुए दुआ लगातार शौर्य से अपने हाथ को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रही थी। दुआ अब और रोने लगी थी। उसके आंसू अब पानी की तरह बह रहे थे। दुआ ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। शौर्य ने दुआ का हाथ छोड़ उसे कंधे से पकड़ा और कहा, दुआ प्लीज बताओ क्या हुआ तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? प्लीज बोलो दुआ। दुआ ने भीगी आंखों से शौर्य को देखा। ना जाने दुआ को शौर्य की आंखों में देखकर क्या हुआ, वो झट से उसके गले लग गई। दुआ के दोनों हाथ शौर्य की गर्दन पर लिपटे हुए थे। शौर्य तो दुआ की इस स्टेप से अवाक रह गया। दुआ जो उसके सीने से लगी थी, अब दुआ के आंसू शौर्य की शर्ट को भिगो रहे थे। दुआ के गले लगते ही शौर्य के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। शौर्य उसे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था, पर साथ ही दुआ के आंसू उसे तड़पा रहे थे। शौर्य ने अपने दोनों हाथ दुआ की कमर पर बांधते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। शौर्य की बाहें दुआ को महसूस करती कि इससे पहले ही दुआ वापस से उससे एक झटके से अलग हो गई। जैसे ही दुआ ने शौर्य के हाथ को अपनी कमर पर महसूस किया, वो उसे से अलग हो गई। सॉरी, हम, दुआ को बीच के रोकते हुए शौर्य ने कहा। इट्स ओके, अब तुम बताओगी हुआ क्या है? दुआ खामोश खड़ी थी। शौर्य के पेशेंस का आज दुआ अच्छा खासा टेस्ट ले रही थी। शौर्य ने कहा, बोलो दुआ, बात क्या है? शौर्य के इतनी बार पूछने पर दुआ ने भीगी आंखों से उसे देखा। शौर्य ने अपना रुमाल दुआ को दिया। दुआ ने अपने आंसू पोंछे और धीमे लहजे में सब बता दिया। जैसे जैसे दुआ बोलती जा रही थी, शौर्य की मुट्ठी कसती जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से बंद किया हुआ था कि उसकी हाथों की नसें उभर गई थी। कहाँ छुआ उसने तुम्हें? शौर्य ने बहुत कोशिश की थी दुआ के सामने शांत रहने की, पर दुआ ने शौर्य के चेहरे पर गुस्से के भाव देख लिए थे। उसकी आंखों में भी गुस्सा भरा था। शौर्य को गुस्से में देखकर दुआ डर गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई वो ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखने की। दुआ ने नजरें नीची करते हुए कहा, वेस्ट लाइन।
शौर्य ने सुनते ही अपनी आंखें बंद की और कहा अपने कैबिन में जाओ। दुआ जाने लगी, तभी शौर्य ने फिर से उसे रोकते हुए कहा तुम उस लिफ्ट को यूज नहीं करोगी अब से। दुआ शौर्य की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर चली गई। दुआ के जाते ही शौर्य ने एक पंच जोर से दीवार पर मारा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अब उस आदमी को जिंदा जला देगा। शौर्य चेयर पर बैठा और अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ा दी। उसके पास एक्सेस था तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। शौर्य 2 बार सीसीटीवी फुटेज देख चुका था, पर उसे अभी वो लड़के नहीं मिले जिसने दुआ को बुरी नियत से छुआ था। शौर्य तीसरी बार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। लिफ्ट की लाइट बंद होने के बाद जब दोबारा लाइट आई तो दुआ के चेहरे पर तनाव था। वो इधर उधर नजरें घुमाकर देख रही थी, सभी अपनी जगह खड़े थे। शौर्य बहुत ध्यान से इस बार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। जब लिफ्ट 15 फ्लोर पर रुकी तो उसमें से 2 लड़के बाहर आए। उन लड़कों की एक्टिविटी देखकर शौर्य ने वीडियो पॉज कर दिया। वो दोनों लड़के लिफ्ट से बाहर आकर एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। दोनों के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, जिसे देख शौर्य समझ गया दुआ के साथ गलत इन दोनों ने ही किया है। राज काफी देर पहले ही शौर्य के कैबिन में आ गया था। शौर्य के चेहरे पर गुस्सा देखकर और उसे इस तरह लैपटॉप में डूबा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई वो शौर्य को डिस्टर्ब करे। शौर्य ने लैपटॉप की स्क्रीन को राज की तरफ करते हुए कहा ये दोनों मुझे चाहिए। राज ने उन दोनों लड़कों को देखा और कहा तुझे ये क्यों चाहिए। शौर्य ने रुड होते हुए कहा जितना कहा है उतना कर। राज ने शौर्य के गुस्से को भांपते हुए आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो दोनों लड़के शौर्य के कैबिन में थे। शौर्य अपने दोनों हाथ बांधे डेस्क से टिककर खड़ा उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दोनों लड़के शौर्य के सामने नजरें नीची किए खड़े थे। शौर्य की गुस्से की गर्मी दोनों को ही महसूस हो रही थी। राज दुआ को लेकर शौर्य के कैबिन में आया। दुआ ने उन दोनों लड़कों को देखा, फिर शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने दुआ की सवालिया नजरों का जवाब देते हुए कहा ये वही है। शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने दोनों लड़कों को गुस्से से देखा। जैसे ही दोनों लड़कों ने दुआ को देखा वो समझ गए यहाँ उन्हें क्यों लाया गया है। एक लड़के ने दूसरे लड़के की तरफ इशारे करते हुए जल्दी से कहा सर वो मैंने नहीं किया, इसने किया था। शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही दुआ ने कहा लड़की पब्लिक प्लेस में है, इसका मतलब ये नहीं कि को वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, उसे जब चाहे जहां चाहे छू सकते हैं आप लोगों की इन्हीं घटिया हरकत की वजह से हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है। सिचुएशन कैसी भी हो हमें ही सभी सिचुएशन में गलत समझा जाता है। हमें हमारे सपनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है आप जैसे लोगों की वजह से। दुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। शौर्य बहुत ध्यान से दुआ को देख रहा था। उसकी कहीं एक एक बात शौर्य के कान में गूंज रही थी। दुआ ने आगे बढ़ उन्हें थप्पड़ मारना चाहा, पर उसने अपने हाथों को हवा में ही रोक लिया और कहा आप लोगों को छू कर हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। दुआ ने गुस्से से उन दोनों को देखा और अपनी बात कहकर बिना एक पल की देरी किए चली गई। राज को अब समझ आ गया मसला क्या है। सारी बातें समझते हुए राज ने कहा क्या करना है इनका। शौर्य ने गुस्से में दोनों को घूरते हुए कहा दुआ ने इन्हें माफ किया है, मैंने नहीं। राज समझ गया शौर्य क्या कहना चाहता है। राज ने कैबिन का डोर बंद कर दिया। शौर्य सधे कदमों से दोनों के पास आया और उस लड़के की हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों फंसाकर उन्हें उल्टी तरफ मोड़ दिया। उस लड़के की दर्द भरी चीख कैबिन में गूंज गई। दूसरा लड़का तो ये देखकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। शौर्य ने उस लड़के की हाथ की उंगलियों को तोड़ दिया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था उसकी चीज को कोई और छुए बुरी नियत से। वो उसकी थी, उसके अलावा कोई और उसे कैसे छू सकता था। वो लड़का अपने उस हाथ को पकड़े नीचे गिरा, दर्द में तड़प रहा था। शौर्य ने उसे देखते हुए राज से कहा ले जाओ इसे और अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। उनके जाने के बाद शौर्य अपनी कैबिन से अटैच बालकनी में आया और दिल्ली शहर को अपनी काली भूरी आंखों से देखते हुए एक सिगरेट को अपने होठों के बीच रख लिया। सिगरेट के कस लेते हुए शौर्य ने खुद से कहा तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। जो भी तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करेगा या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा उसके साथ में ऐसा ही करूंगा। सिगरेट खत्म कर शौर्य कैबिन में आया और एंटीकॉम से दुआ को अपने कैबिन में बुलाया। दुआ जिसके चेहरे की चमक आज गायब थी और उदासी ने अपना पहरा डाला हुआ था, वो बुझे मन से शौर्य के कैबिन में आई और उसके सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने दुआ पर अपनी एक भरपूर नजर डालते हुए कहा इफ यू फील नॉट गुड सो यू टेक ऑफ टुडे।
दुआ ने अपनी झुकी नजरों को ऊपर उठाया और कहा, नो सर, आई एम। दुआ ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी आंखें शौर्य के उस हाथ पर गई जिस हाथ से खून बह रहा था। सर, ये कैसे हुआ? कहते हुए दुआ शौर्य के पास आई और शौर्य के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसकी चोट को देखने लगी। मैं ठीक हूँ, शौर्य ने कहा। इतना खून निकल रहा है और आप कह रहे हैं आप ठीक है, आप बताइए फर्स्ट एड कहाँ है? दुआ के पूछने पर शौर्य ने एक ड्रॉ की तरफ इशारा कर दिया। शौर्य दुआ के घबराए चेहरे को देख रहा था जिस पर एक दर्द दिख रहा था। क्या दर्द मेरे लिए है? शौर्य ने मन में ही खुद से सवाल किया। दुआ शौर्य की चोट को साफ कर उस पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, थोड़ा जलेगा पर आप बर्दाश्त कर लेना। कहते हुए दुआ शौर्य की चोट पर ऑइंटमेंट लगाते हुए फूंकने लगी। शौर्य तो दुआ को देखने में इतना खो गया था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, दुआ की फूंक उसके जलते सीने पर ठंडी बर्फ का काम कर रही थी। शौर्य की चोट पर ड्रेसिंग कर दुआ ने शौर्य को देखते हुए कहा, आज आप कोई काम नहीं करेंगे इस हाथ से? पर मैं खाना कैसे खाऊंगा? शौर्य ने पूछा। शौर्य के राइट हैंड में चोट लगी थी क्योंकि उसने राइट हैंड का पंच बनाकर दीवार पर मारा था। दुआ ने सोचते हुए कहा, बात तो सही है आपकी। हाँ राज सर आपको खाना खिला देंगे। वो ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गया है, शौर्य ने कहा और दुआ के जवाब का इंतजार करने लगा। दुआ ने कहा, आपका लंच कहाँ है? शौर्य का लंच हर रोज मीरा अपने हाथों से बनाकर ड्राइवर के हाथों भेजती थी। शौर्य ने इशारा किया तो दुआ शौर्य का लंच बॉक्स ले आई। दुआ ने अपने हाथों से शौर्य की प्लेट लगाई। शौर्य की आंखें तो बस दुआ को ही देख रही थी। दुआ ने चम्मच में खाना लेकर शौर्य के मुंह की तरफ बढ़ाया। शौर्य ने दुआ से कहा, आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो? शौर्य की बातों पर दुआ ने कहा, हमारे पापा कहते हैं अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए, हम पीछे नहीं हट सकते। शौर्य धीरे से मुस्कुराया। दुआ ने शौर्य को मुस्कुराते देख चौंकते हुए कहा, आप हंसते भी हैं, आपको स्माइल करना आता है? शौर्य को मुस्कुराते देखकर दुआ ने अपनी दोनों कंजी आंखों को बढ़ाकर अपनी बड़ी बड़ी काली घने पलकों को झपकाते हुए हैरानी से कहा, सर आप हंसते भी हैं, आपको स्माइल करना आता है? शौर्य दुआ की बातें सुन और उसके रिएक्शन को देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, दुआ मैं भी तुम्हारे ही तरह एक इंसान हूँ, तुमने मुझे एलियन समझा है क्या? नहीं सर, हम तो इसलिए के रहे थे जब से हमने आपको देखा आप सीरियस लुक में ही रहते थे, आज पहली बार आपको स्माइल करते देखा है, दुआ ने कहा। दुआ अब शौर्य के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो अब आराम से बिना डरे किसी झिझक के शौर्य से बात कर रही थी। दोनों बातें कर रहे थे और शौर्य बड़े ध्यान से दुआ के चेहरे को देख रहा था। दुआ ने शौर्य को लास्ट बाइट खिलाई और उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ। दुआ लंच बॉक्स को साइड में रखते हुए दुआ ने कहा, सर अब हम चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। दुआ के जाने के बाद शौर्य ने अपने उस हाथ को देखा जिसे दुआ ने अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था। उसने फिर से स्माइल किया। दुआ जब कैंटीन पहुंची तो ऋषि और मोहित ज्यादा काम होने की वजह से लंच करके जा चुके थे। आयशा और ईशा दोनों ही दुआ के आने का वेट कर रही थी। दुआ ने उन्हें मैसेज करके बता दिया था वो लेट हो जाएगी आने में। दुआ जब आई तो दोनों बातें ही कर रही थी। तीनों ने साथ में लंच किया और कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया। तुम्हें ये लड़का हैंडसम लग रहा है, एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा। शायद तुमने शौर्य सर को नहीं देखा इसलिए तुम्हें ये हैंडसम लग रहा है। जिस दिन तुम शौर्य सर को देखोगी दुनिया के सारे लड़के तुम्हें एवरेज लगेंगे, पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा। क्या लुक्स है उनके, वो तो अपने लुक्स से सुपरस्टार को भी फेल कर दे, सांवला रंग है उनका पर फिर भी कयामत लगते हैं, दूसरी लड़की ने फिर से कहा। तो पहली लड़की ने क्यूरियस होते हुए कहा, यार तुमने इतनी तारीफ कर दी है शौर्य सर की, अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, शौर्य सर को देखना इतना आसान नहीं है, दूसरी लड़की ने कहा। दुआ की टेबल के पीछे बैठी वो दोनों लड़की अपनी बातों में मगन थी पर दुआ उन दोनों की बातों से परेशान हो गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, सबको शौर्य सर इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? मानते हैं हम वो एक अच्छे इंसान है पर वो सभी लड़कियों के गॉसिप का टॉपिक क्यों बने रहते हैं? मेरी जान, लगता है तूने शौर्य सर को सही से नहीं देखा तभी ऐसा बोल रही है। शौर्य सर यहाँ की नहीं सभी लड़कियों के लिए गॉसिप का टॉपिक है। अपनी गुड लुक्स और यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से तुझे अंदाजा भी है।
शौर्य सर के पीछे कितनी ही लड़कियां पागल है, आयशा ने आंखों में चमक लिए कहा। तू तो सर की सेक्रेटरी है यार, तब भी तूने उन्हें ढंग से देखा तक नहीं, ईशा ने पूछा। दोनों की बातों का दुआ के पास कोई जवाब नहीं था। दुआ उठी और रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, हम जा रहे हैं, लंच टाइम ओवर हो गया है। दुआ के साथ वो दोनों भी चली गई। शौर्य के बुलाने पर दुआ उसके कैबिन में गई। शौर्य दुआ से काम करवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो तो उसे अपने पास रखना चाहता था। पर राज की बातों को याद करते हुए शौर्य ना चाहते हुए भी काम करने के लिए दुआ को अपने कैबिन में बुलाया। दुआ के सामने फाइल को रखते हुए शौर्य ने कहा, क्या तुम इस फाइल को 30 मिनट में कंप्लीट कर सकती हो? फाइल को एक नज़र देखते हुए दुआ ने कहा, ओके सर, हम इसे अभी कंप्लीट करके लाते हैं। दुआ को उठता देख उसे रोकते हुए शौर्य ने कहा, तुम इसे यहीं बैठकर कंप्लीट करो। दुआ ने ओके कहा और वही बैठकर काम करने लगी। शौर्य भी अपने लैपटॉप में पूरी तरह डूब गया। शौर्य की नजरें बीच बीच में दुआ को देख लेती, पर दुआ वो तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रही थी। फोन की रिंग ने दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य फोन लेकर बालकनी में चला गया और कॉल रिसीव कर बातें करने लगा। दुआ ने फोन पर बात कर रहे शौर्य को देखा तो उसे कुछ याद आया। उसके कानों में उन दोनों लड़कियों की ओर ईशा और आयशा की कहीं बातें गूंजने लगीं। उन लोगों की बातों को याद कर दुआ शौर्य को ध्यान से देखने लगी। इस दौरान उसकी दो खूबसूरत कंजी आंखें शौर्य को नीचे से ऊपर तक देख रही थी। हाथ में पकड़े पेन को होठों पर रख लिया। दुआ की आंखें शौर्य को स्कैन कर रही थी। शौर्य की शर्ट की स्लीव्स जो उसकी कोहनी तक फोल्ड थे। शौर्य ब्लैक शर्ट में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शर्ट की फिटिंग से उसकी मस्कुलर चेस्ट और टाइट वेस्ट झलक रही थी। दुआ की नजर अब शौर्य के चेहरे पर थी। शौर्य का फेस कट उसे अट्रैक्टिव लुक देता था। तीखी नैन नक्श उसे किला बनाते थे। शौर्य को आज इतनी डीपी देखते हुए दुआ के होठों पर स्माइल थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, दोनों ने सही कहा था, शौर्य सर है तो बहुत हैंडसम। फिर अगले ही पल खुद को डांटते हुए बोली, दुआ ये क्या कर रही हो? वो बॉस है तुम्हारे, तुम उन्हें ऐसे कैसे देख सकती हो? दुआ ने शौर्य से अपनी नजरें हटाई और काम करने लगी। रईसजादा पैलेस में सुनैना सैम ने अपना बैग पैक कर लिया था जाने के लिए। सुनैना अपना बैग लेकर हॉल में आई। मीरा ने सुनैना के हाथ में बैग देखकर मीरा ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? आंटी जी मैं घर जा रही हूँ अपने, सुनैना ने रुडली कहा। पर क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। मीरा की बातों पर सैम ने कहा, नहीं आंटी जी ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए सैम ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, राधिका रोकना। सुनैना को क्या हो गया? इस लड़की को क्यों जा रही है इस तरह? जाएगी नहीं तो और क्या करेगी? भाभी बेचारी का दिल जो टूटा है वो शौर्य को कितना पसंद करती है हम सब जानते हैं। शौर्य ने एक बार भी ना हाई ना हेलो, सीधा इग्नोर कर दिया। अब ऐसे में सुनैना यहाँ रुक कर करेगी भी क्या? आप ही बताइए भाभी, राधिका ने मीरा से कहा। मीरा ने सुनैना को रोकते हुए कहा, बेटा मैं शौर्य से बात करूंगी, वो आगे से तुम्हें ऐसे इग्नोर नहीं करेगा। तुम तो जानती हो ना शौर्य का बिहेवियर, वो लड़कियों से कितना दूर रहता है। मीरा की बातें सुनकर सुनैना के बाहर जाते कदम रुक गए। सुनैना ने मीरा के पीछे खड़ी राधिका को आंखों से इशारे कर कुछ कहा। राधिका ने मीरा से कहा, भाभी मैं क्या कहती हूँ, आप शौर्य के ऑफिस में सुनैना को कोई काम क्यों नहीं दिलवा देती? दोनों साथ रहेंगे तो शायद दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाए। राधिका की बातों पर मीरा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं शौर्य से बात करती हूँ इस बारे में, तुम दोनों साथ रहोगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। मीरा के जाने के बाद राधिका ने सैम से कहा, तो कैसा लगा प्लान? सैम ने खुश होते हुए कहा, यू आर ऑसम आंटी, तुम बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें इस पैलेस की बहू बनाती हूँ, राधिका ने कहा और दोनों हंसने लगीं। इधर अपने रूम में लेटी दुआ अपना फोन यूज कर रही थी जब आरव उसके रूम आया। दुआ के बगल लेटते हुए आरव ने कहा, तो कैसा था आज का दिन आपका ऑफिस में? दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने फिर से पूछा, आपको याद है 2 दिन बाद क्या है? तुम भूल सकते हो, हम नहीं, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। दुआ ने फोन में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, आप गिफ्ट क्या देने वाली है अम्मी अब्बू को? आरव ने फिर से सवाल किया तो दुआ ने कहा, काश हमारी सैलरी मिल जाती हमें तो हम अम्मी अब्बू के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट के आते, पर अभी तो हमें ज्वाइन किए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमारी पॉकेट मनी से हमने जो सेविंग की है वो कुछ खास नहीं है।
सेविंग तो हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, आरव ने कहा और सोचने लगा। क्यों ना हम दोनों अपनी सेविंग मिलाकर उनके लिए कुछ अच्छा ले आते हैं। आरव की बातों पर दुआ ने सोचते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है आरव, पर हम लेंगे क्या? दोनों सोचने लगे, तभी दुआ को कुछ याद आया और वो उठकर अपने कॉबर्ड को खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगी। दुआ जब पीछे मुड़ी तो उसके साथ में 2 गुल्लक थे। आरव की आंखें गुल्लक को देखकर चमक गई। उसने जल्दी से उठकर रूम को अंदर से लॉक किया और कहा, वाओ आपा, गुल्लक, इसमें तो काफी सारे पैसे होंगे। जितना हम सोच रहे हैं, अगर उतने पैसे इकट्ठे हो गए तो तुम देखना, इस बार का गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट होगा उनके लिए। दोनों भाई बहन बेड पर बैठे गुल्लक से निकाले गए पैसों को गिनने लग गए। इधर शौर्य के कहने पर राज ने उस लड़के की अच्छी खातिरदारी की थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था वो कभी भी मर सकता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। राज ने इनमें से कहा, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर और उसका हिसाब कर दे। दोबारा ये शौर्य को दिखना भी नहीं चाहिए, वरना वो इसकी जान ले लेगा। अगला दिन एसएसआर कॉरपोरेशन में सभी एम्प्लॉयज के आने के बाद राज ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करते हुए कहा, कल जो डील हमें मिली है वो काफी बड़े बजट की है। उस डील पर काम शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी पार्टी दी जाती है। आज आप लंच तक एंजॉय करें और उसके बाद काम करें उसी जज्बे और जुनून के साथ। ये पार्टी यहीं ऑफिस में होगी, तो कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा। राज अनाउंसमेंट करके चला गया। जैसे ही वो लिफ्ट के पास गया तो उसे दुआ मिली। राज ने दुआ से कहा, आज तुम सब लंच टाइम तक जितना एंजॉय कर सकते हो करो, लंच के बाद तुम सभी को बहुत काम करना होगा। दुआ ने राज की बातों का जवाब देते हुए कहा, ओके सर, पर पहले हम एक बार शौर्य सर को। हाँ, तुम एक बार शौर्य से मिल लो, फिर वापस आकर पार्टी ज्वाइन कर लेना। राज ने दुआ को बीच में ही रोकते हुए कहा। लिफ्ट 25 फ्लोर पर आकर रुकी। राज अपने कैबिन में चला गया और दुआ शौर्य के कैबिन में आ गई। दुआ ने शौर्य को गुड मॉर्निंग विश किया तो शौर्य की झुकी पलकें उठी। दुआ को देखकर शौर्य की नजर उस पर ही थम गई। दुआ ने आज काले रंग का सूट पहना था। काले रंग से झांकती उसकी गोरी स्किन किसी को भी उसका कायल बना सकती थी। वो सच में बादलों के बीच से झांकता चांद लग रही थी। दुआ को देखकर शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, ये चांद सिर्फ मेरा है। सर, क्या हम अब जाए? दुआ ने धीरे से कहा। दुआ की शांत और कोमल आवाज ने शौर्य को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। दुआ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी तो वहीं दुआ को इतना खुश देखकर आरती गुस्से से जल रही थी। पूजा ने आरती से कहा, क्या किस्मत पाई है यार, इसने सबको पीछे छोड़कर सीधा 25 फ्लोर पर पहुंच गई। आरती ने गुस्से से कहा, मन तो कर रहा है वहीं से धक्का दे दूं इसे। पूजा ने कहा, काश हम ऐसा कर सकते। आरती ने सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे वेटर को बुलाया और अपने पास से एक गोली निकालकर ड्रिंक में मिक्स कर दिया। वेटर की ट्रे 2 गुलाबी नोट रखते हुए आरती ने वेटर से कहा, ये ड्रिंक उस ब्लैक सूट वाली लड़की को दे दो। वेटर ने उन 2 गुलाबी नोटों को उठाकर अपनी जेब रखा और मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैम। वेटर के जाने के बाद पूजा ने पूछा, ये क्या था? अब मजा आएगा, राज सर ने मना किया है कोई ड्रिंक नहीं करेगा। अब ऐसे में ये मैडम नशे में झूमेगी तो राज सर इसे अपने आप ही ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, आरती ने कहा और सरकास्टिकली स्माइल करने लगी। इधर वेटर दुआ के पास वो ड्रिंक लेकर आ गया। दुआ ने मना किया पर सबके फोर्स करने पर उसने वो ड्रिंक ले लिया और पीने लगी। दूर से दुआ को वो ड्रिंक पीते देखकर आरती और पूजा स्माइल कर रही थी। दुआ को ड्रिंक का टेस्ट कुछ अजीब लगा पर फिर भी उसने जैसे तैसे उस ड्रिंक को फिनिश किया। ड्रिंक पीने के बाद उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो अब वोमिटिंग कर देगी। ईशा, मैं वॉशरूम से जा रही हूँ, दुआ ने ईशा से कहा और चली गई। उस जगह से निकलकर दूसरी तरफ जाते हुए दुआ को ऐसा लगा जैसे उसका सिर भारी हो रहा है। दुआ दोनों हाथ से अपना सिर पकड़कर चलने लगी। दुआ के कदम लिफ्ट के पास आकर रुक गए। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई दुआ उसमें चढ़ गई। लिफ्ट खाली थी। लिफ्ट में गोल गोल घूमते हुए दुआ ने खुद से कहा, वॉशरूम इतना छोटा कैसे हो गया? बोलते हुए दुआ लिफ्ट के बटन से खेलने लगी। शौर्य नीचे जाने के लिए लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही लिफ्ट ऊपर आ खुली तो शौर्य को अंदर आता देख दुआ ने उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप, अंदर नहीं आना, ये लेडीज वॉशरूम है। दुआ की आवाज सुनकर शौर्य ने सामने देखा। दुआ के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे। शौर्य को 1 सेकंड नहीं लगा ये समझने में दुआ ड्रंक है। शौर्य ने पूछा, तुमने ड्रिंक की है? दुआ ने पाउट बनाते हुए कहा, सर आपको हम ऐसे लगते हैं ड्रिंक करने वाले।
शौर्य लिफ्ट के दरवाजों के बीच पैर रखकर खड़ा था, जिससे लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी। दुआ का नशा बढ़ता ही जा रहा था और अब उसे धुंधला दिखने लगा था। सर, आप हिल क्यों रहे हैं? एक जगह खड़े रहिए ना, दुआ ने कहा। दुआ की बातें सुनकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची और आंखें बंद कर खुद को शांत किया। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और आगे बढ़कर दुआ को अपनी बाहों में उठाया और उसे लिफ्ट से लेकर बाहर आया और अपने कैबिन में चला गया। दुआ के हाथ शौर्य की गर्दन पर बंधे थे। शौर्य ने दुआ को काउच पर बैठाया और रिमोट लेकर एक बटन प्रेस किया। शौर्य के बटन प्रेस करते ही दूसरा काउच एक बेड में बदल गया। शौर्य ने दुआ से कहा, उठो और वहां लेटकर रेस्ट करो। शौर्य को ये जानने की जल्दी थी, आखिर ये दुआ के साथ किया किसने। दुआ उठी और चलने लगी, पर ज्यादा नशे में होने की वजह से वो अपने कदमों को संभाल नहीं पाई। दुआ जैसे ही गिरने को हुई तो शौर्य ने उसे संभालते हुए अपनी तरफ खींचा। शौर्य के ऐसे खींचने से दुआ शौर्य के सीने से जा लगी। दुआ की नजदीकियां शौर्य को बेकाबू कर रही थी। दुआ ने शौर्य के सीने से लगे हुए ही कहा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? दुआ के पूछने पर शौर्य को वो रात याद आ गई। शौर्य ने उस रात को याद करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शौर्य की बातों पर दुआ ने कहा, आपकी खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है, पता नहीं क्यों आप बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। हमें ऐसा लगता है हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। तुम्हें किसकी याद आती है? शौर्य ने पूछा। वो तो याद को पता होगा ना, किसकी आती है हमें कैसे पता? बोलते हुए दुआ हंसने लगी। शौर्य को एक खुशी का एहसास हुआ। दुआ के जहन में वो अभी भी है, वो उसे भूली नहीं है। दुआ ने नशे की हालत में शौर्य को कसकर पकड़ा हुआ था। शौर्य ने दुआ को बेड पर लेटाते हुए उठना चाहा, पर दुआ की पकड़ शौर्य की कॉलर पर मजबूत थी। दुआ के हल्का सही खींचने पर शौर्य उसके ऊपर आ गया। दुआ के इतने करीब आकर वो खुद पर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। हमें छोड़कर कहाँ जा रहे थे आप? प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, दुआ ने कहा और पाउट बनाकर उसे देखने लगी। दुआ की इतनी क्यूटनेस देखकर शौर्य को गुस्सा आ रहा था। वो दुआ को हट नहीं करना चाहता था, पर आज जैसे उसका दिमाग उसके शरीर का साथ नहीं दे रहा था। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को शौर्य अच्छे से महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, शौर्य ने कहा। प्रॉमिस, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे? दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा। प्रॉमिस, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, शौर्य ने दुआ की बातों का जवाब दिया। दुआ के हाथ शौर्य की कॉलर को छोड़कर अब उसके गर्दन पर बंध गए थे। शौर्य जिसका अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, दुआ के इतने करीब होने से बहक गया। कुछ इंच की दूरी को मिटाते हुए शौर्य ने दुआ के गाल को अपने होठों से छू लिया। शौर्य के छूते ही दुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। दुआ ने शौर्य की गर्दन पर अपनी पकड़ को और कस लिया। शौर्य ने एक एक कर दुआ के दोनों गालों को होठों से छूते हुए फहद पर किस किया। शौर्य की नजरें अब दुआ के होठों पर थी। दुआ ने अपनी आंखें हल्की सी खोली तो शौर्य को उसकी आंखों में खालीपन दिखा। अपने दोनों हाथ पर खुद का वेट संभाले शौर्य दुआ के ऊपर अभी भी झुका हुआ था। तभी अचानक ही उसका एक हाथ फिसल गया और शौर्य के होठ दुआ के सीने पर स्टेबल हो गए। शौर्य ने धीरे से दुआ के हाथ को अपने गर्दन पर से हटाया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए शौर्य दुआ के नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा। शौर्य के हाथ में गिरफ्त दुआ के हाथ को शौर्य ने कसकर पकड़ा हुआ था। दुआ को अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा था। खुद पर से अपना कंट्रोल खोकर शौर्य उसे दीवानों की तरह किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था अगर वो अभी ये नहीं करता तो मर जाता। शौर्य के ऐसे किस करने से उसकी स्किन लाल हो गई थी। जलन और दर्द को महसूस करते ही दुआ ने सिसकियों के साथ दर्द भरी आह ली। दुआ की आवाज सुनकर शौर्य ऊपर उठा और दुआ का चेहरा देखा, जहां दर्द की झलक साफ दिख रही थी। दुआ के चेहरे पर दर्द देखकर शौर्य अपने सेंस में आया। वो जल्दी से दुआ के ऊपर से उठा और गुस्से में खुद से ही कहा, वो नशे में है पर तू तो होश में था ना शौर्य, फिर तू ये कैसे कर सकता है? तू उसकी मर्जी के बिना उसे कैसे छू सकता है? खुद को डांटते हुए शौर्य ने दुआ को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द अभी भी दिख रहा था। दुआ के चेहरे से होकर शौर्य की नजर उसके कंधे पर गई। दुआ का सूट उसके कंधे से थोड़ा नीचे खिसक गया था शौर्य के किस करने की वजह से। शौर्य ने दुआ के कपड़ों को ठीक किया और उसे सही से सुलाया। शौर्य ने दुआ को सही से सुलाते हुए उसे लाइट वेट ब्लैंकेट से कवर कर दिया। शौर्य ने जेब से फोन निकालकर राज को कॉल किया। शौर्य की बात सुनते ही राज कैबिन में आ गया। दुआ को शौर्य
के कैबिन में सोता देखकर राज ने पैनिक होते हुए पूछा, क्या हुआ दुआ को, वो ऐसे क्यों सो रही है, क्या उसकी हेल्थ खराब हो गई? बोलते हुए राज के कदम दुआ की तरफ बढ़ रहे थे। शौर्य राज और दुआ के बीच खड़े होते हुए बोला, वो ड्रंक है। राज के कदम शौर्य के सामने आ जाने से रुक गए। शौर्य की बातों पर राज ने चौंकते हुए कहा, क्या पर दुआ ऐसी लड़की नहीं जो ड्रिंक करती है। जानता हूँ वो ऐसी लड़की नहीं, उसने ड्रिंक खुद नहीं की है, उसे किसी ने धोखे से पिलाया है, पता करिए किसने किया। शौर्य की बातों पर राज ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और चला गया। शौर्य चेयर खींचकर दुआ के पास ही बैठ गया। दुआ का एक हाथ शौर्य के दोनों हाथों के बीच था, जिसे वो थोड़ी देर में अपने होठों से छू लेता था। शौर्य की नजरें दुआ के मासूम चेहरे पर थी। वो सोते हुए एक छोटे बच्चे जैसी मासूम लग रही थी। जब काफी देर बाद भी दुआ वापस नहीं आई तो ईशा उसे ढूंढने लगी। उसके साथ आयशा, मोहित और ऋषि भी दुआ को ढूंढ रहे थे। इतने सारे एम्प्लॉय के बीच दुआ उनमें गुम सी गई थी। ईशा ने दुआ को यहाँ वहाँ देखते हुए खुद से कहा, यार दुआ कहाँ है, तू कहाँ चली गई? आयशा ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, दुआ यार मिल जाना, इतनी अच्छी पार्टी है, सब एंजॉय कर रहे हैं और हम तुझे ढूंढने में लगे हैं। जब मोहित को भी दुआ कहीं नहीं दिखी तो मोहित कुछ सोचते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मोहित लिफ्ट में जाता के तभी दूसरी लिफ्ट से राज बाहर आया। राज दुआ के सभी दोस्तों को पहचानता था। मोहित को जाते देखकर उसे रोकते हुए राज ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो पार्टी छोड़कर? दुआ मिल नहीं रही है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, राज ने जवाब दिया। अगर ये ऊपर गया तो दुआ की कंडीशन के बारे में इसे पता चल जाएगा। इसे देखकर शौर्य भी बहुत गुस्सा करेगा, राज ने मन में ही सोचा। फिर मोहित को रोकते हुए राज ने कहा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर काम कर रही है, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो हमें दुआ को पार्टी के बीच से बुलाना पड़ा। राज की बातें सुनकर मोहित ने जवाब में कहा, ओके सर, बोलकर चला गया। मोहित के जाने के बाद राज ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने काम लग गया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपना काम करने लगे थे, पर आरती और पूजा का ध्यान अपने काम में नहीं था। वो तो इसी के इंतजार में थी कब राज शौर्य को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाले। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ऑफिस में कोई हंगामा नहीं हुआ तो आरती ने झुंझलाते हुए खुद से कहा, गई कहाँ ये लड़की, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? ऑफिस में जहां आरती इन्हीं सब बातों को सोचकर परेशान थी तो वहीं शौर्य अभी भी दुआ के हाथ को अपने हाथों में लिए बैठा था। 4 घंटे बीत जाने के बाद दुआ ने आंखें बंद किए हुए ही कसमसाए। दुआ के माथे पर सिलवटें दिखने लगी। उसने अपने एक हाथ से सिर को पकड़ लिया और उठने की कोशिश करने लगी। दुआ को उठता देखकर शौर्य ने उसे सहारा दिया और उठने में उसकी मदद करने लगा। दुआ ने एक हाथ से अभी भी अपने सिर को थामा हुआ था। दुआ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा तो दूसरा हाथ उसका शौर्य के हाथ में था। अपने हाथ को शौर्य के हाथ में देखकर दुआ ने अपना हाथ पीछे खींचा और हैरानी से शौर्य को देखते हुए पीछे हट गई। दुआ ने लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, हम यहाँ क्या कैसे आए? शौर्य ने पानी का ग्लास दुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले पानी पियो। दुआ ने शौर्य के हाथ से पानी का ग्लास लिया और पीने लगी। अगले ही पल ग्लास को अपने होठों से दूर कर मुंह बिचकाते हुए कहा, ये तो नींबू पानी है। हाँ, ये नींबू पानी है, इसे पीने से तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा, शौर्य ने कहा। शौर्य की बातें सुन दुआ ने चौंकते हुए कहा, हैंगओवर? हमने ड्रिंक कब किया? बोलते हुए दुआ सवालिया नजरों से शौर्य को देखने लगी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ऑफिस के अंदर किसी को भी ड्रिंक करना मना है, फिर तुमने ड्रिंक क्यों किया? शौर्य ने दुआ से ये इसलिए ही पूछा था ताकि वो उसे सब सच बता दे और शौर्य उस आदमी तक पहुँच सके जिसने दुआ को जानबूझकर ड्रिंक दी थी। शौर्य की बातों पर दुआ ने अपनी बड़ी बड़ी कंजी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, सर हम ड्रिंक नहीं करते, हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता सर, पापा भी नहीं, हमने तो सिर्फ जूस पिया था। बोलते हुए दुआ रुक गई और सोचने लगी उसने जूस पीने के बाद क्या क्या किया। शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो रिलैक्स बैठा दुआ को देख रहा था। शौर्य भी कभी कभी ड्रिंक करता था, उसे अच्छे से पता था कोई भी शख्स पहली बार ड्रिंक या नशा करता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता उसने नशे में क्या क्या किया है, तो इस बात के लिए वो एकदम श्योर था कि दुआ को उसका उसके करीब आना याद नहीं होगा। दुआ जो दोनों हाथों से सिर पकड़े याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, हमने जूस पिया, फिर हम वॉशरूम चले गए, उसके बाद का हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?
अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो ड्रिंक करे, मैं पता कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ये किसने किया, शौर्य ने दुआ से कहा। तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हूँ, शौर्य ने दुआ से पूछा। थैंक यू सर, दुआ ने कहा और उठकर जाने लगी तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अपनी कैबिन वेट करो, मैं राज को भेजता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। दुआ बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ हो क्या रहा है। शौर्य की बातों पर धीरे से सिर हाँ में हिलाकर दुआ अपने कैबिन में चली गई। शौर्य के कॉल करने पर राज उसके कैबिन में आया। शौर्य कुछ पूछता उससे पहले ही राज ने कहा, इस बार कुछ पता नहीं चल पाया दुआ के साथ वो सब किसने किया। सीसीटीवी कैमरा खराब था, ग्राउंड फ्लोर का वेटर से बात करने पर भी कुछ पता नहीं चला। राज अपनी बात बोलकर चुप हुआ और शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने कहा, जा पहले उसे घर ड्रॉप करके आ। राज दुआ को घर ड्रॉप करने चला गया। मीरा के बुलाने पर एक बार फिर शौर्य रेसजादा पैलेस गया। घर आने के बाद दुआ काफी देर तक सोती रही। करीब 3 घंटे बाद दुआ सोकर उठी तो अंधेरा हो गया था। रात के 7 बज रहे थे। दुआ आंखों में नींद लिए बाथरूम में गई। बाथरूम में लगे मिरर में खुद को देखने लगी। अपने धुंधले अक्ष को देखकर दुआ ने अपनी आंखें खोली और आईने में खुद को देखने लगी। अपने गले पर लाल निशान देखकर दुआ ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये कैसे हो गया, हम ज्यादा देर तक सोए इसलिए तो नहीं हो गया ये। बोलते हुए दुआ ने उन निशानों को छुआ, उनमें हल्का दर्द हो रहा था। कंधे से सूट को थोड़ा नीचे करके देखा तो वहां और भी ज्यादा गहरा लाल निशान था। बाकी निशानों से वो निशान ज्यादा दर्द कर रहा था। दुआ को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है उसके साथ। उसने सोचते हुए खुद से ही कहा, क्या हमें कोई एलर्जी हुई है। शौर्य ने अपने दीवानेपन दुआ को किस करते हुए अपने होठों के बीच दुआ की स्किन को ज्यादा ही तेज दबा दिया था, जिसके वजह से दुआ के स्किन पर हल्के हल्के लव बाइट बन गए थे। पर दुआ को इन निशानों का सही मतलब ना पता होने के वजह से वो ये सोचने लगी थी उसे किसी एलर्जी हुई है। शॉवर लेने के बाद दुआ नीचे आ गई। मन्नत किचन में खाना बना रही थी। दुआ पीछे से मन्नत के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, अम्मी आज खाने में क्या बना है। मन्नत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही जो तुम्हें पसंद है। दुआ मन्नत की बात सुनकर खुश हो गई। वो कुछ कहने वाली थी कि तभी आरव भागते हुए वहां आया और हाफते हुए बोला, अम्मी अंकल आंटी आए हैं। कौन अंकल आंटी आए हैं, मन्नत ने सवालिया नजरों से आरव को देखते हुए पूछा। अरे वही अरमान भाई के अम्मी अब्बू, आरव ने समझाते हुए कहा। क्या सच्ची आ गए वो लोग, क्या अरमान भी आए हैं, दुआ ने चहकते हुए पूछा। नहीं अरमान भाई नहीं आए, उन्हें ऑफिस में ज्यादा काम था तो वो इस बार नहीं आए, आरव ने जवाब देते हुए कहा। मन्नत और दुआ दोनों एक साथ रसोई से निकलकर हॉल में गई। दुआ ने दोनों को देखते हुए उन्हें विश किया। नजमा ने दुआ को देखते हुए मन्नत से पूछा, मन्नत क्या ये हमारी दुआ है। मन्नत ने हाँ में सिर हिलाया। कितनी बड़ी हो गई है हमारी दुआ, नजमा ने साजिद को देखते हुए कहा। दुआ मन्नत के इशारा करने पर सबके लिए पानी ले आई। असद ने साजिद से पूछा, तो कैसे अचानक याद आपको हमारी साजिद मियाँ। ये बात तो तुम दुआ से पूछो, उसी ने कॉल करके बुलाया है हमें। साजिद की बात सुनकर सब दुआ को देखने लगे। दुआ ने सबकी नजरों को देखकर घबराते हुए कहा, वो अब्बू आपकी और अम्मी की सालगिरह थी तो हमने सबको बुलाया है, आपको सबका साथ अच्छा लगता है ना। अरे असद देखो, अब दुआ ने फोन किया तो हम आ गए, अब तुम्हारी सालगिरह के बहाने ही सही एक बार फिर हम सबका मिलना हो जाएगा, साजिद ने बात को संभालते हुए कहा। रात के खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। दुआ भी अपने रूम में आकर लेट गई। उस गोली का असर अभी भी उसके ऊपर था तो वो इतना आराम करने के बाद भी जल्दी ही सो गई। 2 आंखें जो दुआ को सोते हुए देख रही थी वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आई। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।